नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रोज की तरह टॉप मोस्ट 10 करंट क्वेश्चन। और उन 10 करंट जो कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सभी में हम लगभग 20-20 10-10 क्वेश्चन जो है स्टैटिक के भी पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको जितना भी जो करंट में स्टैटिक जो बनेगा वो सारा आपका साथ के साथ कवर होता रहे। तो रोज की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज ही के दिन इतिहास में क्या घटनाएं घटी हैं पहले उस पर चर्चा करते हैं। 1932 में आज ही के दिन टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइंस की शुरुआत की थी। फिर बाद में क्या हुआ कि सरकार ने इसको खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल फिर वापस एयरलाइन जो है टाटा ने वापस खरीद ली थी। तो ये क्वेश्चन आपका है कि टाटा कंपनी ने जो है भारत की पहली एयरलाइन की स्थापना कब की, तो 1932 में। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म आज ही के दिन जो है 1931 में जो है आपका तमिलनाडु में रामेश्वरम में इन्हीं का आज के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा अगला एक क्वेश्चन है कि उज्ज्वला पाटिल एक नौका में दुनिया की यात्रा करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। मतलब उज्ज्वला पाटिल जो है ये भारत की है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नौका से, नाव से पूरी दुनिया की पहली यात्रा की और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इसके अलावा 2020 में कुछ घटना घटी कि भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसका नाम क्या है, भानु अथैया की जो आज ही के दिन जो है क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आपको पता होगा कि 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको क्या मिला था, इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये बात आप अगर समझ पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और पढ़ते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आपका इस समय क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके चर्चा के विषय बना होने का कारण क्या है, दरअसल आपका अगर ये क्वेश्चन है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पहली बात तो ये इसका आंसर है महाराष्ट्र में क्या है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है। यहां पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि यहां अब इसने जो है रोपवे सफारी शुरू करी है। रोपवे सफारी जो है ये शुरू करेगा आने वाले 5 दिन के बाद। तो ये चर्चा में आया है कि महाराष्ट्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है क्या करने वाला है, टाइगर सफारी शुरू करने वाला है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र का ये क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व जो है यही है। ताडोबा नाम वन जातियों द्वारा जो है पूजे जाने वाले स्थानीय देवता से इसमें आया है। अंधारी का मतलब होता है नदी। अंधारी यहां पर एक, आप कह सकते हैं कि अंधारी यहां पर एक जो है अंधारी नाम की यहां नदी बहती है। इसके अलावा यहां आपको ध्यान रखना है तो यहां आप ये कह सकते हैं कि जो ताडोबा है, ताडोबा यहाँ का एक लोक देवता है। ये क्या है, आपका एक लोक देवता है और इस लोक देवता और इस नदी के संयुक्त नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा आपको ध्यान है, आपसे पूछा जाता है तो आप ये बताना कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो आप बताना मध्य प्रदेश में। एक है आपका कान्हा, दूसरा माधवगढ़, तीसरा पन्ना, चौथा पेंच, पांचवा सतपुड़ा, छठा आपका संजय डोगरी। यहां पर जो है 6 टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए कि कौन सा है, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो भारत में अब आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में आपके 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कितने? 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 57वां टाइगर रिजर्व मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था कि 57वां जो टाइगर रिजर्व है वो करौली टाइगर रिजर्व है और वो कहां पर बन रहा है, वो आपका बिहार में बन रहा है। देखो 56वां, अगर 54वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में बना है ये।
इसके अलावा 55वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये आपका मध्य प्रदेश में बना था। 56वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सरगुजा टाइगर रिजर्व, ये आपका CHH से आप ध्यान रखना, इसका मतलब है छत्तीसगढ़। कहां बना था ये आपका छत्तीसगढ़ में बना था। 57वें की अगर बात करें तो कैमूर टाइगर रिजर्व है, जो आपका कैमूर टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है, बिहार में है। कहां पर है ये, बिहार में है। ये आपका 57वां टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, और आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपको जो है एक बड़ी खबर ये पता चली गई होगी कि उद्धव ठाकरे, जिनको जो है दिल की बीमारी थी, अब वो जो है दिल की बीमारी उभरने की वजह से जो है कहां पहुंच गए हैं, वापस अस्पताल पहुंच गए हैं। डॉक्टर ने उनकी एंजियोग्राफी को किया है और मामला थोड़ा क्रिटिकल है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ घटना मिलती है। अभी आपने कल पढ़ाई था कि बाबा सिद्दीकी जो है उनकी क्या कर दी गई है, महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई है। तो महाराष्ट्र आपका चर्चा में चल रहा है, जिससे संभावना प्रबल ये बन रही है कि महाराष्ट्र से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जरूर जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र से आपका जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। अगले एक क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया। दरअसल क्या है कि भारत सरकार कृषि को अब डिजिटल करना चाह रही है, तो इसके लिए डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जो हमारा क्या है, आपसे अगर पूछा जाए तो जितना भी आपका कृषि मंत्रालय है, क्या है आपका कृषि मंत्रालय है, इस कृषि मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि ICFA और IIT रोपड़, ICFA और IIT रोपड़ के द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल जो है इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। और ये पूछा जाए कि ये आयोजित कहां पर किया गया, तो आपने अभी बताया है कि इसका आयोजन इसका दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा इसका एम अगर पूछा जाए कि इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि किसानों को बेहतर निर्णय लेने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्या है, वास्तविक समय की जानकारी के साथ सशक्त बनाना है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो कृषि चल रही है ना, कृषि, तो कृषि में जितने भी जो ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उन ग्रामीणों को जो है एक सशक्त निर्णय लेने के लिए जो है तैयार करना है। मतलब कि ज्यादातर हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो किसान नहीं है, जो किसान है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा अगर खेती की जाए तो वो एक ऐसी खेती को करें जो आपकी एक पुराने ढर्रे पर ना हो, नई तरीके से नए नए फसलों की आप जो है खेती करें, जिससे आपको ज्यादा लाभ मिले, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। उसके लिए ये जो है इनोवेशन किया जा रहा है। किसानों के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, कुछ फेमस योजना है, जिसमें आपका नंबर एक है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना जो है ये चलाई थी 2019 में। दूसरी एक योजना है जिसका नाम है शाकंभरी योजना, ये चलाई थी 2005 में। तीसरी एक योजना है जिसका नाम है जैविक खेती मिशन, ये चलाई थी 2004 में। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा आपको पता है कि किसानों को हर जो है महीने 1,000 रुपए देने की एक जो है योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2 महीने में किसानों को एक किस्त के रूप में जो है क्या है, सम्मान निधि दी जाती है। एक योजना और आपको ध्यान रखनी है जिसका नाम क्या है, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें, किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करते हैं, तो ये किसान सम्मान निधि योजना जो है आपकी चलाई जा रही है। इसमें 1,000 रुपए प्रति माह जो है किसानों को दिया जाता है। इसमें किस्त के रूप में साल में 6 किस्त के रूप में जो है क्या होते हैं, किसानों को पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें लगभग आपके सभी किसान जो 25 हेक्टेयर से कम वाले किसान है, उस सब किसानों को इसमें 5 हेक्टेयर से कम वाले किसानों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री आपको पता ही है भारत के कौन है। अगर कृषि मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री आप और समझ लेना
कि शिवराज सिंह चौहान है। कृषि मंत्री कई बार पूछ सकता है, तो इस समय आपके शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो है वो आपके क्या है, कृषि मंत्री है। आपको पता होगा ये इससे पहले कहां के लगातार 3 बार मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, ये मुख्यमंत्री रहे थे। मिशन और जो है 2024 में ऑयल पाम वृक्षारोपण, दरअसल भारत में पाम ऑयल की वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने अभी 8 दिन पहले एक योजना चलाई थी जिसका नाम है मिशन पाम ऑयल। इसमें भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अब हम दूसरे देशों से जो पाम ऑयल खरीद रहे हैं उस पर निर्भरता कम करेंगे और धीरे धीरे अपना पाम ऑयल जो है खुद ही पैदा करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जैविक खेती आंदोलन की शुरुआत, अब यहां आपको एक और योजना मिली होगी जैविक खेती मिशन 2024। इसके बारे में जरा मैं बता दूं ये क्या है। जैविक खेती योजना 2004 में जो शुरू की गई थी, पर इसको सही रूप जो दिया गया है वो 2024 में दिया गया है। किसान अब जो है जैविक खेती पर किस तरीके से काम करें उस पर सरकार जोर दे रही है। दुनिया में सबसे पहले जैविक खेती आंदोलन की शुरुआत ऑस्ट्रियाई देश दार्शनिक जो है जिसका नाम था रूडोल्फ स्टीनर, इन्होंने कहा था कि अगर तुम लंबे समय तक अपने खेतों में जो है क्या करोगे, पेस्टिसाइड का प्रयोग करोगे, तो ये आने वाले समय में ये बंजर हो जाएगी भूमि। और उसका देखने के लिए रिजल्ट मिल रहा है कि हरियाणा की लगभग भूमि जो है ऐसी हो चुकी है जो बंजर होने की कगार पर है। वहां के किसान अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जैविक खेती को अपना रहे हैं। जैविक खेती में क्या होगा कि जितने भी जो केमिकल है उनका प्रयोग नहीं होगा, जो आपकी नेचुरल खाद है उसका प्रयोग किया जाएगा, जितने भी नेचुरल तरीके हैं उससे खेती की जाएगी, जिससे एक तो उस फसल को खाने वाले लोग बीमार ना हो, दूसरा भूमि की उर्वरकता जो है बरकरार बनी रहे, उसके लिए ये योजना की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा है, आपको पता ही होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपको पता होगा कि इनका नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ना जानता हो, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और इनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था साहब, इनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था। तो 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 15 अक्टूबर को हम विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर में आपको पता है आप कौन सा दिवस मनाते हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर हम नौसेना, 4 दिसंबर में हम नौसेना दिवस क्या है मनाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए 9 अक्टूबर में तो आप कहोगे कि सर हम अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस हम क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस मनाएंगे। 10 अक्टूबर में हमसे पूछा जाए हम क्या मनाएंगे तो हम कहेंगे कि 10 अक्टूबर में हम राष्ट्रीय डाक दिवस जो है क्या है मनाते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस हम जो है 10 अक्टूबर में मनाते हैं। 9 अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश भारत है, ये हमने पढ़ा है। विद्यार्थी दिवस के बारे में जरा थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस तो आप बताना कि सर राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपका 9 जुलाई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 9 जुलाई को मनाया जाएगा। और विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो आपको पता ही है कि ये 11वें नंबर के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम एक द्वीप है, और ये रामेश्वरम द्वीप कहां पर है, तमिलनाडु में है। यहां पर एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आपसे अगर पूछी जाए तो 27 जुलाई 2015 को गुवाहाटी में। इनकी मृत्यु जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि गुवाहाटी में क्या हो रहा था। गुवाहाटी में एक कॉलेज में ये अपना लेक्चर दे रहे थे, उस समय इनको दिल का दौरा पड़ा और वहां पर इनकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसे ही अगर पूछा जाए इनको क्या कोई पुरस्कार मिला है तो 1981 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, 1997 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत रत्न इनको 1997 में मिला है। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि 1997 में इनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा ये जो है 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारत में रहे हैं। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसका नाम है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन।
इसके अलावा एक किताब और है जिसका नाम है मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडिया यूथ, ये किताब है। एक किताब और है इनकी, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, ए बायोग्राफी इन द वश एंड कलर्स, ये इनकी एक जो है किताब है। एक किताब और है इनकी जिनका नाम है गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, ये इनकी कुछ फेमस किताब है। विश्व प्रसिद्ध इनकी सबसे ज्यादा जो फेमस किताब है इसका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर, इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। इसके अलावा जितनी भी हमने जो अग्नि मिसाइलें बनाई हैं, आपको पता होगा कि अग्नि और आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, इन अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलों में सबसे बड़ी भूमिका में जो है यही आदमी रहे हैं, इसीलिए इनको तुम्हें पता भी होगा क्या कहा जाएगा, इसीलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन इनको कहा जाएगा। कई बार कई किताबों में, कई एग्जाम में, कई बार एसएससी ने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि लोगों का राष्ट्रपति किसको कहा जाता है। ये अपने आप को भारत का राष्ट्रपति नहीं, अपने आप को कहते थे कि मैं भारत के लोगों का राष्ट्रपति हूं। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछा जाए कि लोगों का राष्ट्रपति, लोगों का या व्यक्तियों का राष्ट्रपति किसको कहा जाएगा, लोगों या व्यक्तियों का राष्ट्रपति किसको कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि लोगों या व्यक्तियों का राष्ट्रपति जो है वो किसको कहा जाता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, कैसा है, तो अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जरा बात करते हैं। नाबार्ड ने हाल ही में हालिया सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा है। नाबार्ड आपको पता ही है, नाबार्ड एक जो है संस्था है, 1982 में इस संस्था का जो है 12 तारीख में इसका जो है 12 मार्च में इसका गठन हुआ था। नाबार्ड के हिसाब से अब जो है यहां पर क्या हुआ है, नाबार्ड ने ये कहा है कि ग्रामीण परिवारों की मासिक औसत आय में लगभग 57.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की, 57.6% की जो है वृद्धि हुई है। इसने ये कहा है कि ग्रामीण परिवारों में अब 8,559 रुपए से बढ़कर अब उन्होंने जो है अपनी इनकम लगभग 12,698 रुपए कर दी है कि औसत अगर कोई परिवार रह रहा है तो उसकी एक माह की जो कीमत है उसके घर के खर्च चलाने की 12,698 रुपए हो गई है। इसके अलावा इसमें जितने भी पेंशन आवेदन होते थे ग्रामीण लेवल पर, जो जितने भी पेंशन आवेदन होते थे उन पेंशन आवेदनों में भी काफी बड़ा एक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हाउसहोल्ड्स के बीच पेंशन शुल्क जो है आपका 18.9% से बढ़कर जो है वो कितना हो गया है, 13.5% हो गया है। मतलब कि लोग अब ऐसे जागरूक हो रहे हैं कि वो अपना बुढ़ापे के लिए पेंशन को इकट्ठा करने के लिए पहले की अपेक्षा अब और ज्यादा जागरूक हुए हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्या होगा, पेंशन दी जाएगी तो उससे वो अपने आप निर्भर रहेगा और उससे सामाजिक सुरक्षा जो है आसानी से इसमें मिलती है। नाबार्ड के बारे में जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। नाबार्ड क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका नाबार्ड की फुल फॉर्म है। स्थापना मैंने आपको बताई थी कि 12 जुलाई, मैंने 12 मार्च बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, 12 जुलाई 1982 में इसकी क्या है, स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका कहां पर है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्री साजी केवी है। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष श्री साजी केवी इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कार्य क्या है, अगर ये पूछा जाए कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जितने भी जो आपके बैंक हैं, बैंक जो छोटे मोटे हैं वो उनका वित्त पोषण करना और जितनी भी जो डेवलप योजनाएं हैं उनको किस तरीके से चलाया जा रहा है उनको देखना और बैंकों की निगरानी करना, पर्यवेक्षण करना, इसका ही क्या है, काम है। आपने एक योजना सुनी होगी जिसका नाम क्या है, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में जो किसान को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे के लिए जो गारंटर का काम कोई अगर करता है तो उस पैसे के गारंटर का काम जो है कौन करेगा, उस पैसे के गारंटर का काम करता है नाबार्ड। कौन करता है साहब, उसका काम नाबार्ड करता है, आपको समझना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको पता ही है कि 2024 के लास्ट नोबेल पुरस्कार को भी दिया जा चुका है और 2024 का जो लास्ट नोबेल पुरस्कार है वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डोरोन एम सेल्गू, एसे मोल्गू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? इन्होंने ये बताया है कि संस्थान कैसे बनते हैं, समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके लिए जो है इनको क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ये बताया कि कोई भी संस्थान किस तरीके से बनेगा, कैसे वो काम करेगा, उसका जो काम करने का तरीका होगा उसको जो है इन्होंने बताया है। और साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जितने भी जो संस्थान है वो किस तरीके से अपने वित्त पोषण से जो है श्रमिकों का शोषण करते हैं, श्रमिकों को अपने साथ जोड़कर कैसे रखते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होती है, उन सब चीजों पर जो बताया है वो क्या बताया है, वो बताया है इनके द्वारा। इसलिए इनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। संस्थानों का निर्माण में मैं आपको बता देता हूं कि इस बात का अध्ययन क्या है कि विभिन्न समाजों में अलग अलग तरह के संस्थान जैसे राजनीतिक व्यवस्था, कानून, आर्थिक व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। समृद्धि पर प्रभाव उन्होंने ये भी देखा है कि संस्थान के लोगों पर जीवन स्तर और आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि से किस तरीके से पूरा जो है ये प्रभाव डालते हैं, उस पर जो है इन्होंने काफी लंबी चौड़ी बात की है। मैं बात करता हूं 2024 के जितने भी जो पुरस्कार हैं वो किस किस को दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया ही था कि इस साल सबसे पहले पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का, चिकित्सा या फिजियोलॉजी का जो पुरस्कार दिया गया था ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन को दिया गया था। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन, ध्यान रखना है, इसको दिया गया था। इसके बाद एक और पुरस्कार आया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था भौतिकी। भौतिकी जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया था। ये किसको दिया गया था, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को दिया गया था। रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान का आपका 3 लोगों को दिया गया था। इन्होंने, अगर आपको पता होगा तो इन्होंने क्या किया था, भौतिकी में इन्होंने सिग्नल को पढ़ा था। एआई के लिए, आप मोटे मोटे तौर पे समझ लो, एआई के लिए जो है इसको दिया गया था। डेविड बेकर, डेविस हसाबिस और जॉन जंपर, इन्होंने जो है क्या किया था, प्रोटीन के संश्लेषण के आधार पर एक नया प्रोटीन बनाया था, उसके आधार पर इनको रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही में साहित्य आपकी हान कांग जो है इनको दिया गया है। ये 1983 से 80 के दशक से जो है लिख रही है। 1990 के दशक में इनको प्रसिद्धि मिली, उसके आधार पर इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति के नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिंडानक्यो। ये क्या करता है, जो परमाणु जो बम होते हैं, परमाणु बम से जो हानि होती है, उससे क्या क्या हानि होती है उसकी जो है ये क्या करता है, दुनिया को जानकारी देता है। उस जानकारी के लिए इसको क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल मैन और फैट मैन, उन परमाणु बम के जो बाद जो आदमी बचे थे उन्होंने जो भयावह दृष्टि देखी है, उसकी आधार पर जो है इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसकी जानकारी ये लोगों को देते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र आपका है ही कि डेरोन एसोमोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इनको जो है क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। मैंने आपको बताया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। और आपको मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि एशिया का जो नोबेल है, अगर आपसे पूछा जाए एशिया का नोबेल सबसे पहले किसको दिया गया, तो आपको पता ही होगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, बताओ जल्दी से, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। 8 भारतीयों को अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये एक महान व्यक्ति हैं। बिहार के ज्यादातर जो पुराने लोग हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अभी क्या हुआ है कि इंदिरानंद सिंह झा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किसके लिए जाने जाते थे, दरअसल ये बिहार में अपने रेडियो कार्यक्रमों के लिए जो है क्या होते थे, जाने जाते थे। और इनकी जो है 77 वर्ष की आयु में इनके गांव में ही जो है क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो इसमें ध्यान रखना है कि रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आजकल AIR के नाम से जाना जाता है, AIR रेडियो जो है बिहार दरभंगा केंद्र के ये प्रमुख वक्ताओं में से
एक थे। और इंदिरा सिंह झा के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इन्होंने रेडियो प्रेजेंटर इंदिरा सिंह को जो है ऑल इंडिया रेडियो ने जो है बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि रेडियो के द्वारा पूरी जो भारत सरकार के विचार जो है इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में बिहार में पहुंचाए थे। इसके अलावा यहाँ ध्यान देखें तो इनका गांव जो है उसका नाम क्या है, चनौर है। और भारत में जितने भी बिहार के लोग हैं इस वाले क्वेश्चन को जरूर इंपोर्टेंट से पढ़ लेना। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत जो है 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा रेडियो की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1936 में सरकारी इंपेरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, सरकारी इंपेरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है। इसके अलावा विश्व रेडियो दिवस भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 2024 की अगर थीम की बात करें तो सूचना देने वाली, मनोरंजन करने वाली, शिक्षा देने वाली शताब्दी जो है इसकी क्या है, थीम रही थी। आपको ध्यान रखना है इस समय ऑल इंडिया रेडियो अपने संघर्ष, अपने जीवन को यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि दुनिया ज्यादातर मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो है काफी मात्रा में जो है बिजी है। रेडियो सुनने का अब किसी को कोई समय नहीं बचा हुआ। तो कई बार क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात जो की थी इस पर शुरू, उसका केवल एक यही उद्देश्य था कि पूरी भारत के लोग जो है वो आज भी रेडियो से जुड़े रहे। ज्यादातर अमेरिका वाले जो है, जो यूरोप वाले देश हैं, वो सारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, पर भारत ने लगभग अपना जो पूरा हिस्सा है वो रेडियो से हटाई दिया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पहली बार आजाद हुए थे तो 15 अगस्त के दिन जब हमें पहली बार रेडियो से सूचना मिली थी कि हम अंग्रेजों की बेड़ियों से गुलामी से जो है आजाद हो गए हैं, तो ये पहली हमें खबर जो है किसके द्वारा, रेडियो के द्वारा ही मिली थी। आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्या किया है, नौसेना के वरिष्ठ नागरिक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। दरअसल अब क्या हो रहा है कि जो नौसेना है, ये नौसेना क्या चाह रही है कि अब तुम्हें पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके द्वारा क्या हो रहा है कि भारत सरकार पर बोझ काफी बढ़ रहा है। भारत सरकार पर बोझ इतना भी नहीं बढ़ रहा जितना भारत सरकार कहती है। दरअसल भारत सरकार की खुद की नीति ये है कि जो केवल जितने भी विधायक, सांसद ये सब हैं, इनके पास तो ओल्ड पेंशन स्कीम रहे, बाकी जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं उनके पास कोई इस तरह की स्कीम ना रहे। तो सरकार ने यूपीएस एक नई स्कीम लेकर आई भी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसमें कुछ चीजें बदली हैं। धीरे धीरे कर्मचारी ये कह भी रहे हैं कि अब सरकार दोबारा पेंशन लेकर आएगी। अब इन्होंने अपने नौसेना ने पुराने कर्मचारियों को खुश करने के लिए एक क्या किया है, बजाज आलियांज लाइफ, ठीक है, कौन है, बजाज आलियांज लाइफ के साथ जो है क्या किया है, समझौता किया है। और इसमें बजाज आलियांज लाइफ के बारे में आपको बता देता हूं कि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्होंने ये बताया है कि जितने भी जो नौसैनिक होंगे, जो भी क्यों आपके जो है क्या होने वाले हैं, सैनिक होने वाले हैं, इनको जो अगर यहां पर वो क्या करते हैं, एक धनराशि जमा करते हैं, तो उनको ब्याज लेने में, इसके अलावा उनकी जो हम कह सकते हैं पेंशन जो बनेगी, उस पेंशन पर सामान्य दर से ज्यादा जो है उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बजाज आलियांज का ये कहना है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ की आपको पता ही होगी कि ये एचडीएफसी जो बैंक है उसका एक क्रम है। और सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक है। आईसीआईसीआई लाइफ जो है ये क्या है, ये भी एक जो है आपका बैंक है। ये केवल डायरेक्ट हमसे जो है संपर्क नहीं करता, ये बैंकों के बीच जो है लेन देन करने का काम करवाता है। एलआईसी के बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक जो है क्या है, सरकारी उपक्रम है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसका नाम है। 1956 में सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की धनराशि से शुरू में की गई थी। इस समय भारत का सबसे ज्यादा अगर भरोसेमंद
कोई लाइफ इंश्योरेंस देने वाली संस्था है तो वो क्या है, LIC है। तो अभी हम फिलहाल जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आंसर क्या है, उसका आंसर बजाज आलियांज लाइफ है। इसके अलावा आपको बता दूं तो 2024 का एक प्रमुख आकर्षण है जिसमें नौसेना 2024 आपका एक वर्ष है जिसको नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को क्या किया गया था, नौसेना के नागरिकों का वर्ष भी घोषित किया गया था। इसके अलावा बजाज आलियांज लाइफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके CEO वर्तमान में तरुण चुघ है। तरुण चुघ इसके जो है CEO है। इसका मुख्यालय कहां पर है, पुणे में है। ये बजाज आलियांज के लिए जो है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको कभी ना कभी पेपर में, आने वाले पेपरों में जरूर मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा अधिक चावल का निर्यात करने वाला जो देश बना है वो कौन सा बना है, तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने के मामले में पहले हुआ करता था चीन। अब भारत ने क्या कर दिया है, भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और चावल निर्यात के मामले में भारत चीन से जो है आगे पहुंच चुका है। भारत जो है वो चीन से आगे पहुंच चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो आप ये कहोगे कि सर बंगाल में चावल की जो है 3 फसल होती है। कितनी फसल होती है, बंगाल में चावल की 3 फसल होती है। एक फसल को कहा जाता है क्या, एक फसल को कहा जाता है अमन, दूसरी फसल को क्या कहा जाता है, दूसरी फसल को कहा जाता है ओस, तीसरी फसल को अगर पूछा जाए तो तीसरी फसल को बोरो। मतलब भारत में जो बंगाल राज्य है वो क्या करता है, आपका रबी, खरीफ और जायद तीनों में क्या करता है, आपका चावल पैदा कर सकता है, जिसमें अमन, ओस और बोरो चावल की किस्में हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो दुनिया की सबसे प्रमुख खाद्य फसल जो है, अगर आपसे पूछा जाए प्रमुख खाद्य फसल, तो आप कहोगे कि सर प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। दुनिया के लगभग 97% लोग पर डे जो है वो क्या खाते हैं, चावल या चावल से बनी हुई कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें खाते हैं। दुनिया में अगर चावल खत्म हो जाए, गेहूं कितना ही आ जाए, तो दुनिया में खाना बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो ध्यान ये रखना है कि विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात भारत करता है। चावल दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला, अगर आपसे पूछा जाए पैदा करने में अब भी जो है आगे कौन है, चीन है। बेचने के मामले में जो है अब चीन से आगे है, अब भारत है। उत्पादन के मामले में भारत जो है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपसे पूछा जाए तो कहां पर है, ये फिलीपींस में है। लॉस बानोस एक जो है यहाँ का शहर है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का क्या है, एक प्रमुख शहर है। चावल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो जब आपकी हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति में आपको पता ही होगा, आपको मैं बता देता हूं कि 1966-67 के समय भारत में एक क्रांति आई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति की जो मुख्य फसल थी, तो मुख्य फसल इसमें अगर पूछा जाए तो मुख्य फसल इसकी चावल ही थी। पर आपको ध्यान रखना है, पर इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो लाभ किसको हुआ था, लाभ हुआ था गेहूं को। और हरित क्रांति ऐसी क्रांति रही जो आपकी यूपी में, इसके अलावा आपका हरियाणा में और आपका पंजाब में ये जो है चली। और इस क्रांति को ये माना जाता है कि ये क्रांति क्या रही थी, सफल रही थी। इसके सफल रहने के बाद ही जो है भारत धीरे धीरे अपना जो अनाज मिलता है उसमें क्या हुआ, आत्मनिर्भर हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है, कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको ध्यान रखना है तो ये कटक उड़ीसा में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, ये आपका फिलीपींस मनीला में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने किस शहर में अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण को लॉन्च किया है। दरअसल क्या हुआ है कि भारत ने एक नया अग्नि अस्त्र विस्फोटक उपकरण बनाया है और इसको गंगटोक सिक्किम में जो है लॉन्च किया गया है। अभी आपने पढ़ाई था कल वाली क्लास में कि सिक्किम में पूरे भारत की जितने भी जो सैनिक हैं और उन सैन्य प्रमुख है, चाहे वो एनडीआरएफ का हो, चाहे आपका एनआईए का हो, चाहे आपका सीआरपीएफ का हो, जितने भी सेना प्रमुख थे उन सभी की जो है बैठक हुई थी अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। और उसमें क्या किया गया था,
एक बड़ा एक बयान आया था भारत के शिक्षा जो है रक्षा मंत्री का। उन्होंने ये कहा था कि भारत के पड़ोसी कभी भी भारत पर हमला कर सकते हैं, तो भारत की सभी सेनाओं को एक्टिव रहने की क्या है, जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य आया था। तो बात ये चर्चा चल भी गई थी कि क्या भारत के संबंध भारत के पड़ोसियों से अच्छे नहीं चल रहे, ये भी कई बार पूछा जा रहा था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये क्या है आपका। तो सेना प्रमुख जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उन्होंने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में बहुलक्ष्य विस्फोट अग्निअस्त्र का जो है अनावरण किया। और ये एक कमरे में हस्तक्षेप और बंकर विनाश को बेहतर बनाता है। मतलब क्या है कि एक कमरे में इसको रखा जा सकता है और ये बंकर को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, उसके लिए बनाया गया है। ये आतंकवाद विरोधी अभियानों में इससे जो है क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। मान लो हमें पता चला कि किसी बंकर में आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो वहां पर हम इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं और उससे पूरे बंकर को 1 मिनट में क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। इसमें नया माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक प्रणाली जो है लगाई गई है। और मजे की बात यह है कि इसको लगाने के बाद हम अगर 2.5 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर दूर तक जो है ये रेंज पकड़ सकता है और वहां से ही हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, पटका सकते हैं। ये आपका वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में क्या करेगा, काम करेगा। ये भारत में वायर और वायरलेस दोनों मोड में क्या है, काम करेगा। और मजे की बात यह है कि लक्ष्यों को चुनिंदा और एक साथ फायरिंग की अनुमति देता है। कई बार ये लक्ष्य को क्या करेगा, चुनेगा और एक साथ 2 से 3 लक्ष्य को भी जो है लगातार चुन सकता है। बहुत बड़ा जो है ये इनोवेशन है। तो ध्यान रखना है कि कहां पर भारत ने गंगटोक में अग्नि अस्त्र और बहुलक्ष्य आपको समझ में आ ही रहा होगा। बहुलक्ष्य का मतलब क्या है कि बहुत सारे लक्ष्य इससे जो है क्या हो सकते हैं, जो है अपनाए जा सकते हैं। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका थार्ड किस देश द्वारा विकसित किया गया है जो इस समय चर्चा में है। दरअसल क्या हुआ है, दरअसल हुआ ये है कि यूएसए ने इस थार्ड को, ये जो आपका थार्ड है, यूएसए ने इस थार्ड को क्या कर दिया है, एक देश है जो इस समय युद्ध से जूझ रहा है, इजरायल। इस इजरायल देश को जो है इस थार्ड को क्या किया है, दिया है। तो थार्ड का जो निर्माण है वो किसने किया है, अमेरिका ने किया है। और इजरायल को जो है ये दिया है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। थर्ड जो है आपका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसमें इसे अमेरिका ने विकसित किया है और इसका जो मेन काम होता है, जितनी भी जो बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं उन सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को ये रोकने का क्या है, काम करता है। थर्ड में आपको ध्यान रखना है राडार लॉन्चर और इंटरसेप्टर मिसाइल जो है जोड़ी जाती है। इसमें राडार लॉन्चर जोड़े जाते हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल जो धरती से हवा में मार करने वाली जो क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं वो इसमें जोड़ी जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल का ये पता लगाएगा और ये जो है राडार का ट्रैक करता है और इंटरसेप्टर मिसाइल को ये आसानी से क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। इसके द्वारा जो मिसाइल छोड़ी जाएगी तो उसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका थर्ड ही है। इसके द्वारा जो मिसाइल छोड़ी जाएगी तो ये इसकी मारक क्षमता जो है 200 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर ऊपर तक, कितने किलोमीटर ऊपर तक, 150 किलोमीटर ऊपर तक जो है ये बड़ी आसानी से जा सकता है। 150 किलोमीटर ऊपर तक ये बड़ी आसानी से जा सकता है। और अमेरिका ने इससे पहले दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, इन सबको ये दे रखा था। अब इसने जो है ये किसको, इजराइल को भी दे दिया है, इजराइल को भी दे दिया है। मैंने आपको बताया ही था कि जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना ज्यादा लाभ जो है वो किसको होने वाला है, उतना ज्यादा लाभ अमेरिका को होने वाला है। अमेरिका तो चाहता ये है कि दुनिया युद्ध में उलझी रहे और जितने ज्यादा हथियार जो हैं अमेरिका क्या करता रहे, पूरी दुनिया को बेचता रहे। चलो आज की क्लास में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। आपने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, यहां तक सारी वीडियो देखी है, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस जो है क्या करेंगे, अपनी वीडियो में आएंगे कुछ नए क्वेश्चन लेकर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम सिलेक्शन आपके लिए सारी नोटिफिकेशन दे रहा है, जितने भी लेक्चर चल रहे हैं सब बढ़िया से चल रहे हैं, लेते रहिए ऐसे ही और अपनी जो सरकारी नौकरी की तैयारी है उसमें आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।